नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी लीगल मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा हुआ है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीईटी 2014 ओएमआर केस की। बिना किसी पक्ष को सुने एकदम निष्पक्ष होकर आज हम सीधे फैक्ट्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर फोकस करेंगे। आखिर इस हाई प्रोफाइल केस में चल क्या रहा है और फैसले में इतनी देरी क्यों हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, इस लीगल मेज को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले द मिसिंग ओएमआर अल्टीमेटम, फिर द डिवीजन बेंच रोड ब्लॉक पर आएंगे। उसके बाद देखेंगे इस इन्वेस्टिगेशन की फंडिंग का मुद्दा। फिर आएगा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टेट वर्सेस रिक्रूटमेंट की बहस। और आखिर में हम बात करेंगे कि जून में क्या होने वाला है। तो आइए इस सफर पर चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे कानूनी बवाल की जड़ से, जिसे हम द मिसिंग ओएमआर अल्टीमेटम कह सकते हैं। इस कॉम्प्लिकेटेड केस को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले इस बुनियादी मुद्दे को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो ओएमआर शीट से जुड़ा ये बड़ा मुद्दा 2022 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इन मामलों की सुनवाई जस्टिस मंथा के कोर्ट में चल रही थी, जहां कुछ बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट आदेश दिए गए थे। पर अब प्रेजेंट सिचुएशन में ये केस जस्टिस पटनायक के कोर्ट में लिस्टेड है। एक बेंच से दूसरे बेंच तक का ये जो शिफ्ट है, अपने आप में एक लंबा और उलझा हुआ सफर रहा है। और इस सफर का सबसे टर्निंग पॉइंट था सिंगल बेंच का एक बेहद ही कड़क आदेश। उन्होंने साफ लफ्जों में कोर्ट में कहा, प्रोड्यूस द ओरिजिनल ओएमआर्स और क्वालिफाई एवरीवन। सोचिए, या तो ओरिजिनल ओएमआर शीट पेश कीजिए जो रिपोर्टेडली गायब हो चुकी हैं, या फिर सभी को क्वालिफाई कर दीजिए। स्टेक्स कितने हाई हैं ये आप इस एक लाइन से ही समझ सकते हैं। यही वो मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिस पर आगे की सारी बहस टिकी हुई है। लेकिन अब इस हाई स्टेक्स ड्रामा में एक नया ट्विस्ट आता है, एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ता है, एडेड रिस्पोंडेंट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हैं कौन? बेसिकली ये थर्ड पार्टीज होती हैं जो एक चलते हुए केस में लीगली जुड़ जाती हैं। इस स्पेसिफिक केस में उन्होंने एप्लीकेशंस देकर रिट पिटिशंस को अपोज करने के लिए अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं। और सच बताऊं तो इन्हीं का आना वो प्राइमरी प्रोसीजरल रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से फाइनल हियरिंग में इतनी डिले हो रही है। अब डिवीजन बेंच के इन रोड ब्लॉक्स और कॉम्प्लिकेटेड अपील्स में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये लीगल मैटर इस तरह सिंपल और स्ट्रक्चर्ड वे में समझना अच्छा लग रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही निष्पक्ष और क्लियर एक्सप्लेनर्स आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। चलिए वापस अपने केस पर आते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं इस ब्यूरोक्रेटिक मेज के दूसरे पड़ाव पर, द डिवीजन बेंच रोड ब्लॉक। आखिर ये अपील्स और डिलेज का चक्रव्यूह है क्या, और सुनवाई बार बार अटक क्यों रही है? अगर हम करंट डिले के परफेक्टली 3 मेन कारण देखें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। पहला, जैसा हमने अभी बताया, एडेड रिस्पोंडेंट्स ने एक अपील फाइल कर रखी है। दूसरा, खुद बोर्ड की तरफ से भी एक अपील आई हुई है। और तीसरा और सबसे क्रूशियल टेक्निकल पॉइंट है जुडिशियल डिसिप्लिन। देखिए, भले ही ऑफिशियली कोर्ट में कोई स्टे ऑर्डर ना लगा हो, लेकिन सिंगल बेंच डिसिप्लिन फॉलो करते हुए इस केस की मेरिट्स पर तब तक सुनवाई नहीं कर रही जब तक कि डिवीजन बेंच इन पेंडिंग अपील्स पर अपना फाइनल फैसला नहीं सुना देती। है ना कॉम्प्लेक्स? अब इन सब कानूनी दावपेच के बीच एक और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लेयर जुड़ जाती है, और वो है पैसा। इन्वेस्टिगेशन की फंडिंग का मुद्दा इस जस्टिस की राह में एक और बहुत बड़ी रुकावट बन रहा है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए। पिछली सुनवाइयों में डिवीजन बेंच ने एक क्लियर ऑर्डर दिया था कि एक्सपर्ट्स और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का जितना भी खर्चा होगा वो बोर्ड उठाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है? पेमेंट अभी तक पेंडिंग है। दूसरी तरफ सीबीआई है जिसे अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली आगे बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है, और वो इन्हीं रिसोर्सेज का वेट कर रहे हैं। तो मुद्दा ये बन गया है कि भाई जब तक कंप्लायंस नहीं होगा और रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगे तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी कैसे? चलिए अब आते हैं इस केस के चौथे हिस्से पर, जो पर्सनली मुझे इस पूरी सुनवाई का सबसे फैसिनेटिंग आर्ग्यूमेंट लगा, टेट वर्सेस रिक्रूटमेंट का बुनियादी अंतर। हुआ कुछ यूं कि एडेड रिस्पोंडेंट्स ने अपना बचाव करने के लिए 32,000 टीचर कैंसिलेशन वाले केस का रेफरेंस दिया। उनका लॉजिक ये था कि उस केस में डिवीजन बेंच ने अपील्स अलाउ कर दी थी और वहां करप्शन जैसा कुछ प्रूफ नहीं हुआ था। तो उन्होंने उसी लॉजिक को इस ओएमआर केस में भी अप्लाई करने की कोशिश की, एक प्रूफ की तरह। लेकिन गेस कीजिए क्या हुआ? कोर्ट ने इस कनेक्शन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कोर्ट ने ऐसा क्यों किया?
इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और सिंपल एनालॉजी का यूज किया गया। कोर्ट ने टेट एग्जाम को एक मदर यानी माँ की तरह डिफाइन किया, जो फाउंडेशनल है, जिसका आधार बड़ा और इम्पैक्ट बहुत लंबा होता है। दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट यानी भर्ती प्रोसेस को एक चाइल्ड यानी बच्चे का दर्जा दिया गया, जो सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंट है, सेकेंडरी चीज है। मतलब बड़ा साफ था, अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर कोर्ट का कोई फैसला आता है तो वो ऑटोमैटिकली उसके फाउंडेशनल टेट एग्जाम पर लागू नहीं होता। ये लीगल आर्ग्यूमेंट सच में माइंड ब्लोइंग था। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, आगे क्या होने वाला है? आइए इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऑनगोइंग लीगल सागा की फ्यूचर टाइमलाइन क्या होगी। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो इन्हीं थर्ड पार्टीज द्वारा की गई एक पहली अपील को डिवीजन बेंच एक्चुअली पहले ही डिसमिस कर चुकी है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि लगभग उन्हीं ग्राउंड्स पर एक दूसरी अपील फाइल की गई है जो अभी पेंडिंग है और उसी ने सब कुछ रोक रखा है। अब ये रास्ता कब साफ होगा? उम्मीद है कि जून के सेकेंड या थर्ड वीक में, जब समर वेकेशंस के बाद कोर्ट दोबारा खुलेगा, तब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए दोस्तों, ये डीडलॉक ऐसे ही चलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हमने इस केस की लीगल डिलेज, अपील्स और कोर्ट की डीपली टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज किया। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा सवाल मैं यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। जब ओरिजिनल ओएमआर शीट सी रिपोर्टेडली गायब हो चुकी हैं, तो आखिर में सही मेरिट यानी सच्ची योग्यता का निर्धारण होगा कैसे? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एंगेजिंग एक्सप्लेनर्स के साथ हम फिर मिलेंगे।